हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परम क्लासेस पर। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपने देखा होगा भारत के संविधान की जो सभा थी उसके कार्य और उसकी बैठक हुई थी। उसमें समितियां बनाई गई थी कुछ, और कुछ समितियों के अध्यक्ष वगैरह जो हमने पढ़े थे कल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के स्रोत। हमने देखा था कि भारतीय संविधान में आंतरिक और बाह्य दोनों स्रोत हैं। आंतरिक स्रोत जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के कुछ आर्टिकल जो अनुच्छेद थे वो हमने लिए थे। बाकी का कुछ हमने जो दूसरे देशों में के संविधान में जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको हमने हमारे संविधान में शामिल किया था। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के स्रोत में जो विदेशों से लिया गया वो कौन से देश से क्या लिया गया, उससे क्वेश्चन आता है। पूछ लेते हैं एकल नागरिकता। भारत में संविधान में जो भारतीय संविधान के जो संशोधन करते हैं वो किस देश से ये विधि अब ली गई है और कौन, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको अभी बताते हैं कि कौन से देश से क्या लिया गया। अब तो भारतीय संविधान के हम स्रोत देखते हैं। जो बाह्य स्रोत हैं, कौन कौन से बाह्य स्रोत हैं वो हम देखते हैं। तो एक आंतरिक स्रोत और थोड़ा लिखता हूँ। ये जो अपना भारत शासन अधिनियम था 1935 का, ये आपको देखना है। जिसमें न्यायपालिका जो पुराना जो चल रहा था इसी का है, जिसमें न्यायपालिका को हमने उसी से लिया है। कैग जो थी, कैग पढ़ेंगे हम कैग को। तो कैग को लोक सेवा आयोग यूपीएससी, ठीक है। इसको लगभग अपने 250 जो अनुच्छेद थे वो तो किससे लिए, भारत शासन अधिनियम जो हमारा चल 1935 का था, जो अभी उस टाइम कानून जो चल रहे थे उन्हीं को लिए थे 250 अनुच्छेद के। लेकिन इसके बाद जो कुछ विदेशों से हमने लिए, जैसे ब्रिटेन से लिया। ब्रिटेन से क्या लिया, संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था कैसी, केंद्र की शासन व्यवस्था। संसदीय विशेषाधिकार, संसद में जो विशेष अधिकार रहते हैं, संसद के जो विशेष अधिकार हैं, संसदीय विशेष अधिकार लिए। फिर विधि का शासन, विधि का अलग कानून बनाना, ये लिया हमने किससे, ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल व्यवस्था, मंत्रिमंडल कैसे होने चाहिए ये हमने लिया। जैसे कैबिनेट मंत्री रहते हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री तो ये हमने, इसमें स्वतंत्र प्रभार भी रहता है, ये अलग अलग मंत्री रहते हैं, वो अपन पढ़ेंगे। तो मंत्रिमंडल की व्यवस्था हमने कहाँ से ली, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता इंपॉर्टेंट है। एकल नागरिकता हमारे भारत में है। एकल नागरिकता जो हमने ब्रिटेन से ली है, एकल नागरिकता। फिर अगला है यूएसए से हमने क्या लिया है, मूल अधिकार। जो मौलिक अधिकार हम जिनको बोलते हैं, मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए, यूएसए से। जो अभी 6 मौलिक अधिकार हैं हमारा जो संविधान हमें देता है वो हमने कहाँ से लिए, यूएसए अमेरिका से, ठीक है। तो यूएसए से अमेरिका से क्या लिए, मूल अधिकार लिए। न्यायिक पुनरावलोकन, जी हमें न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 137 में हम देखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन। इसमें क्या रहता है दोस्तों कि संसद जो कानून बना देती है, और संसद कानून बनाने के बाद अगर न्यायालय को ऐसा, सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि कानून में कोई कमी है, तो उस पर फिर से वो भेज देती है रिटर्न उनको कि इस पर आप देखिए, सुधार करिए, कानून में ऐसा ऐसा कुछ है। तो उसके लिए न्यायिक पुनरावलोकन रहता है। फिर अगला है संविधान की सर्वोच्चता। कि संविधान की सर्वोच्चता, ये ध्यान रखना कि हमारे भारत में सबसे उच्च अगर कोई है तो वो है संविधान। तो संविधान की सर्वोच्चता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। न्यायपालिका कोई किसी के अंडर में काम नहीं करती। न्यायपालिका ऐसा नहीं है कि कोई सी सरकार के दबाव में काम करे। जो सही है उसके लिए सही है और जो गलत है उसके लिए वो गलत कहेगी। तो न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, ठीक है। ये भी हमने कहाँ से लिया, यूएसए से। फिर निर्वाचित राष्ट्रपति का जो चुनाव की शर्त है, चुनाव कैसे होना है, ये निर्वाचित राष्ट्रपति, ये भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से। फिर महाभियोग, देखो महाभियोग की एक प्रक्रिया रहती है। इसमें बिल आता है संसद के किसी भी लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी। फिर उसके बाद महाभियोग एक प्रक्रिया रहती है, पूरी दोनों सदनों से पास कराना पड़ता है। और इसके बाद जिसके भी लिए लाया जाएगा वो, जैसे राष्ट्रपति के लिए भी महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको भी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है, यूएसए से। हमें अच्छा लगा कि ये महाभियोग की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, तो हमने उसको हमारे संविधान में ऐड कर लिया। अगला है कनाडा से हमने क्या लिया है, संज्ञानात्मक व्यवस्था।
केंद्र की जो व्यवस्था है, संज्ञानात्मक व्यवस्था, उसको लिया है। शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य में सरकारों में क्या क्या शक्तियाँ किसको दी गई, ये हमने शक्तियों का विभाजन किससे लिए, कनाडा से। फिर एक और अपशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो कहाँ हैं, केंद्र के पास। अपशिष्ट जो शक्तियाँ रहेंगी वो केंद्र के पास। दोस्तों अपशिष्ट शक्तियाँ क्या रहती हैं, जैसे 3 सूचियाँ हैं, हम पढ़ेंगे समवर्ती सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। और 3 तरीके की जो सूचियाँ रहती हैं, उनमें से अगर सूचियों के बाद या कोई अनुच्छेद में ये नहीं रहता, कोई वर्णन नहीं रहता, तो उसके अलावा जो बचते रहे कुछ ऐसे हैं कि जिसको हमने किसी में नहीं रखा, वो उसको रहता है अपशिष्ट शक्तियाँ। तो अपशिष्ट शक्तियाँ जो रहती हैं वो केंद्र के पास, मतलब जो कानून कौन बनाएगा इन पर, केंद्र सरकार बनाए। कुछ ऐसे रहते हैं जिन पे अब कौन कानून बनाए, राज्य बनाए, केंद्र, तो जो बचे रहते हैं उन पे फिर केंद्र सरकार के पास ही पावर रहता है उन पे कानून बनाने का, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं कनाडा का। हमने देखा था कनाडा से जो अपशिष्ट शक्तियाँ थीं वो केंद्र के पास थी, जो जैसे राज्य सरकार, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची से अगर हटके अगर रहता है तो वो हम अपशिष्ट सूची में डालते हैं। तो अपशिष्ट सूची पे जो कानून बनाती है वो केंद्र सरकार बनाती है। अगला हैगा आपका आयरलैंड। आयरलैंड में क्या है, आयरलैंड से हमने क्या लिया है, तो राज्य नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य सरकार के पास ये रहता है कि राज्य अपने प्रदेश में, अपने राज्य में सरकार क्या करेगी, लोक हितकारी योजनाएं बना सकती है, लोगों को सुविधा देने के लिए, लोगों को हित हो उसमें और लोगों को लाभ देने के लिए। तो ये रहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन, और इसमें आयरलैंड से हमने लिया है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, जो जैसे विज्ञान, साहित्य, कला, इनमें जो बहुत ख्याति प्राप्त होते हैं। जैसे देखा होगा आपने क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, इनको इसी आधार पर चुना गया था, राज्यसभा का सांसद बनाया गया था। तो ऐसे 12 लोग जो कला संस्कृति में किसी भी फील्ड में जो 12 ऐसे फील्ड हैं उनमें जो आगे रहते हैं, 12 सदस्यों को उनको चुनते हैं, राष्ट्रपति मनोनयन कर देते हैं। अगला है, फिर हमने लिया दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, संविधान संशोधन प्रक्रिया, इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन प्रक्रिया। इस संविधान के में जो संशोधन होता है, अब वो कैसे, किस प्रकार से संशोधन किया जाएगा, वो पूरी प्रक्रिया क्या प्रक्रिया रहती है ना, 2/3 से, आधे राज्यों से, कैसे क्या क्या किस तरीके से संशोधन होगा, वो हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि संविधान में संशोधन किस प्रकार से होगा। दोस्तों अगला है फ्रांस से। हमने क्या लिया, देखा होगा आपको अगली वीडियो में मिलेगा आपको कि वो प्रस्तावना, उद्देश्य जो प्रस्तावना, उसमें 42वें संशोधन किया था 1976 में, जब इनमें जोड़ा गया था समानता, स्वतंत्रता, ये शब्द बाद में उसमें भी पंथ निरपेक्ष जो जोड़े गए थे। तो कुछ शब्द जो हैं हमारे जैसे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व वाला, ये हमने कहाँ से, फ्रांस से लिए हैं, ठीक है। गणतंत्र, ठीक है, ये शब्द कहाँ से लिए हमने, फ्रांस से। अगला है ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने, क्या क्या, समवर्ती सूची, जो 3 प्रकार की सूची होती है उनमें एक होती है समवर्ती सूची, तो वो हमने कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में हमें लगा कि ये अच्छा है तो इसको हमने लिया। और संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन जो होता है हमारा केंद्र सरकार का, जिसमें संयुक्त अधिवेशन में क्या रहता है, राज्य और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को एक साथ बिठा के एक अधिवेशन चलता है। अगर कोई ऐसा विवाद हो जाता है उसमें बिल में कि राज्यसभा या लोकसभा, कोई लोकसभा से राज्यसभा में गए और राज्यसभा वाले उस बिल को मान नहीं रहे, कुछ ऐसा चल रहा है, तो राष्ट्रपति फिर बोलते हैं कि जिनकी दोनों को संयुक्त बैठाया जाए, ठीक है। तो वो संयुक्त अधिवेशन जो हमने लिया है वो कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। फिर जर्मनी से लिया हमने आपात के समय, तो हम पढ़ेंगे इमरजेंसी जो होती है, 3 प्रकार की इमरजेंसी जो बताई गई थी। एक तो किसी राज्य में सरकार विफल हो जाए, या फिर इमरजेंसी लग जाती है, कोई भय आक्रमण या कोई ऐसी बड़ी समस्या से देश पे आ जाए कोई प्रकोप, तो तब लग जाता है। एक होता है वित्तीय आधार पर जैसे धन का संकट आ जाए तब ये लगता है। तो ऐसे अगर
देश में इमरजेंसी लग रही है, तो इमरजेंसी के समय जो हमारे 6 मूल अधिकार रहते हैं, इनमें अंदर है और डिटेल में हम उनको मूल अधिकार को पढ़ेंगे, जब क्या क्या हमें स्वतंत्रता रहती है इसमें और क्या क्या हमारे अधिकार हैं। तो कुछ मूल अधिकार क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। फिर हम ये नहीं कहते कि हमें स्वतंत्रता है बोलने की, तो जब इमरजेंसी रहती है तब मूल अधिकार मतलब मूलतः समाप्त हो जाते हैं। कुछ हमारे पास तो बचते हैं, लेकिन अधिकतर ये मूल अधिकार जो हमें हैं स्वतंत्रता के, है ना, तो वो मूल अधिकार का समाप्त हो जाना, ये हमने कहाँ से लिया, जर्मनी से। ये थे हमारे किस में, मूल जो संविधान था, ठीक है, उसमें थे। और फिर अगला जो हमने कहाँ से, फिर अगला जो मौलिक कर्तव्य लेंगे रूस से, वो फिर संशोधन के बाद होगा, ठीक है। तो ये अपने मूल संविधान में यही थे, ठीक है। अगला वो देखते हैं, था हमारा 8वां था किससे, जो रूस से हमने लिया था। ये मूल संविधान में नहीं था, क्योंकि ये संशोधन करके लिए गए थे हमारे जो मौलिक कर्तव्य 11। अब देखो, मूल अधिकार मौलिक अधिकार तो हमें दे दिए गए, लेकिन हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है कि हम भी कुछ देश के लिए करें, तो उसके लिए देश हित में कुछ काम करें। तो इसलिए मौलिक कर्तव्य जो हम पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य रहेंगे। तो ये हमने इसको कब जोड़ा था, 42वें संशोधन 1976 में। ये हमने कहाँ से लिया था, रूस से, ठीक है। तो वो 7 जो थे, हमने अभी पढ़े 7 देशों जो लिए थे, वो मूल संविधान में थे। ये उसमें संशोधन के बाद लिया गया था। तो दोस्तों ये हमारे हो गए बाह्य स्रोत जो हमने दूसरे देशों से लेकर, जो अच्छे अच्छे प्रावधान थे दूसरे देशों में, उनको हमने हमारे संविधान में शामिल किया गया, ठीक है। तो अब हम आगे का जो रहेंगे तो देखेंगे उद्देश्य प्रस्तावना जो है वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में अपन लेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे की वीडियो में आपको और बताऊंगा, आगे उद्देश्य प्रस्ताव और आगे आगे टॉपिक आते रहेंगे, वो हम पढ़ेंगे। और दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। आज देखिए, आप हमारा भारत देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, जिसमें पिछली साल लॉकडाउन लगा था और आज फिर ऐसी स्थिति हो गई, क्योंकि जो कोरोना के मरीज़ दिनादिन बहुत बड़ी संख्या में मिल रहे हैं। तो इसके लिए सरकार ने फिर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। कुछ कुछ जगह पे लॉकडाउन हुआ है, कुछ जगह तो अभी बची हैं, लेकिन दिनादिन बढ़ा ही रहे हैं वो, और मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। तो ऐसे में कोचिंग जो ऑफलाइन जो क्लास हमारी भी चलती थी वो अभी बंद है। तो दोस्तों ऑनलाइन पर बच्चे आप लोग इसको शेयर करेंगे तो बच्चे घर पर पढ़ सकते हैं इसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। तो दोस्तों आपके वजह से किसी का भला हो रहा है तो आप बिल्कुल इसमें करें, लोगों को शेयर करें, खासकर जो बच्चे आपके पढ़ने वाले हों आपके आसपास में, और आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल घर पे बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स, मिलने वाले, जो भी बच्चे पढ़ रहे सबको शेयर करें और अपनी बताएं कोचिंग के, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो कोचिंग चलती है उसके बारे में, और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।